गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पहला वीडियो हम देखने जा रहे हैं जिसमें फ्रायड को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो टेट, सी टेट, नेट और होम साइंस या एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए उपयोगी है। और जो होम साइंस की छात्राएं हैं उनके लिए बीए और एमए में भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टेट, सी टेट, नेट में यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। फ्रेंड्स, ये फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रायड साइको एनालिटिकल थ्योरी, फ्रायड का साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये फ्रायड से क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान की दुनिया में। अगर आपकी रुचि जागृत करने के लिए हम इसको कहें, अगर विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो फ्रायड को मनोविज्ञान का ग्रैंडफादर कहा जाता है। फ्रेंड्स, फ्रायड को मनोविज्ञान का ग्रैंडफादर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फ्रायड का दो सिद्धांत बहुत प्रचलित है, एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा मनोलैंगिक सिद्धांत। हम अगर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक मतलब मन का विश्लेषण यानी मन का अध्ययन। फ्रायड का कहना था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ शारीरिक कारणों से ही बीमार नहीं हो सकता, इसके पीछे ये मानसिक कारण भी हो सकते हैं। फ्रायड ने कई रोगियों पे अध्ययन किया, उन्होंने पाया, उसके बाद ये बूवर और फ्रायड ने मिलकर के 1895 में स्टडी इन हिस्टीरिया में एक खोज प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने बताया कि रोगों का कारण सिर्फ शारीरिक कारण ही नहीं हो सकते, बल्कि मानसिक कारण भी हो सकते हैं रोगों के पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रायड की तो फ्रायड वियना के निवासी थे। वियना ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया है। और फ्रायड के बारे में अगर बात करें, फ्रायड कभी स्कूल नहीं गए, इन्होंने जो भी सीखा अपने अनुभवों के आधार पे सीखा। फ्रायड यहूदी धर्म से थे और उस टाइम यहूदियों की कंडीशन खराब थी, इनका पालन पोषण अनाथालय में हुआ। तो कहा जा सकता है फ्रेंड्स, फ्रायड मनोविज्ञान के ग्रैंडफादर हैं। हालांकि इनके साइकोसेक्सुअल थ्योरी की वजह से इनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनको सही माना जा सकता है। सही माना क्या जा सकता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आलोचना भले ही हुई हो इनकी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की दृष्टि से। अगर आपको साइकोलॉजी सीखना है फ्रेंड्स तो 3-4 मनोवैज्ञानिक को आप ढंग से पढ़ लीजिए, जिसमें एक फ्रायड भी आते हैं। तो मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि आपकी साइकोलॉजी पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज अगर हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने कहा रोगों का कारण सदैव शारीरिक नहीं हो सकता, रोगों के पीछे मानसिक कारण भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली लाइफ में जब हम कभी परेशान होते हैं तो लगता है कि मेरी पूरी शरीर शिथिल हो गई है, और वहीं अगर हम हैप्पी फील करते हैं, अंदर से कोई प्रॉब्लम भी है, तो हमें नहीं लगता है कि हम बीमार हैं। हम डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। इन्होंने तो बहुत सारे रिसर्च किए फिर इन्होंने पाया, लेकिन अगर हम अपने 2-3 दिन के अनुभवों को ऐसे ही नोटिस करें तो भी हम पाएंगे कि जिस दिन हम हैप्पी फील करते हैं उस दिन हमारा शरीर भी काफी एक्टिव होता है। जिस दिन हम थोड़े दुखी फील करते हैं जिस दिन भी हम दुखी फील करेंगे उस दिन लगता है हम कितने बीमार पड़े हुए हैं। तो फ्रायड भी यही कह रहे हैं कि रोगों का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकता, इसके पीछे मानसिक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। मन और मनोवैज्ञानिक कारणों का महत्व है। बूवर और फ्रायड ने 1895 में स्टडी इन हिस्टीरिया में एक खोज प्रकाशित किया। इनके ये बुक है स्टडी इन हिस्टीरिया, जिसमें इन्होंने बताया कि रोगों के पीछे मन और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। ये जब प्रकाशित हो गया, इसके बाद फ्रायड ने इस सिद्धांत पर यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पे अकेले ही कार्य किया। इसके बाद फ्रायड ने ये व्यक्तित्व संरचना के 2 नियम बताए। व्यक्तित्व संरचना एक आकारात्मक संरचना, दूसरा है गत्यात्मक संरचना। अगर हम व्यक्तित्व संरचना की बात करें तो इसमें व्यक्तित्व के जो पार्ट होते हैं उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ये शर्मा की बुक से मैंने उठा लिया है, तो यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये गलत है। हालांकि यहाँ होना चाहिए मन के 3 स्तर, ठीक है, या मस्तिष्क के 3 स्तर, इसका यही मतलब होना चाहिए। यहाँ मैंने बुक से सीधा ही उठा लिया है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो कह सकते हैं मस्तिष्क के 3 भाग या 3 स्तर। आप इस तरह से देख सकते हैं, सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है, अगर यहाँ बना देते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा अगर ब्रेन है, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको हम 3 पार्ट में बांट दें तो एक को कर देंगे ईड, दूसरे को कर देंगे ईगो, तीसरे को कर देंगे सुपर ईगो। इस तरह
फ्रेंड आप समझ सकते हैं, यहाँ मैंने बुक से सीधा सीधा उठा लिया है, आप अपने से समझिएगा फ्रेंड्स कि मस्तिष्क के 3 स्तर, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको हम कह सकते हैं इदम, अहम और परा अहम। अगर हम इदम की बात करें फ्रेंड्स, फ्रायड के अकॉर्डिंग अगर हम इदम की बात करें तो ये अचेतन मन पे कार्य करता है। इड क्या होता है? इड जो होता है ये हमारी तरह तरह की प्रेरणाओं, इच्छाओं, वासनाओं, अल्प इच्छाओं, मार काट, राक्षसी प्रवृत्ति, मतलब जितनी भी बुराई है वो सब ये इड इसके लिए इसका कारक है। ये इड, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति, अल्प इच्छा, मार काट, बुराई सब कुछ भरा होता है। इड बच्चों में ज्यादा ही प्रभावी होता है। अगर इस पे कार्य करते हैं तो आगे चल करके इसी से, इड से ही विकसित होता है ईगो और उसके बाद विकसित होता है सुपर ईगो। ये हमारे बचपन में ज्यादा ही हावी होता है। बचपन में हमारा चेतन मन उतना एक्टिव नहीं होता है। जो भी बच्चे की जिद होती है, रोना, गाना, हंसना, मतलब वो जो एक्स्ट्रा स्वार्थी बच्चा होता है, कह सकते हैं उस पर इड का प्रभाव ज्यादा है। तो इड हमारे अंदर भी होता है। ये हमारे मस्तिष्क के 90% भाग का अनुसरण करता है फ्रेंड्स। ये हमारे मस्तिष्क के 90% भाग का अनुसरण करता है। इसके बाद इड के बाद अगर हम देखेंगे ईगो क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो इड है प्रेरणाओं, इच्छाओं और वासनाओं, आवश्यकताओं, अल्प इच्छाओं, मारकाट, बुराई, मतलब हमारे जहन में, हमारे अचेतन मन में जितना दूसरों के लिए या समाज के लिए जितनी भी बुराई भरी है उसके लिए ये कारक होता है इड, यानी हमारा अचेतन मन। फ्रायड कहता था कि अगर किसी को समझना है, अगर किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसके अचेतन मन को समझ लिया जाए। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, आज के टाइम में ये सिद्धांत इतना ज्यादा प्रभावी है कि जितने भी मनोरोग चिकित्सक है वो इसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के मन का अध्ययन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं और इसी के आधार पे मनोरोगियों का इलाज होता है। अब हम अगर बात करें ईगो का, तो यह चेतन मन, जब हमसे कोई हमारे बारे में पूछता है तो हम अपने हमारा चेतन मन एक्टिव होता है और हम अपने बारे में अच्छी चीज बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ईगो होता है यह व्यक्ति के चेतन मन, तार्किक एवं व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण मन का भाग होता है। ये ईगो और सुपर ईगो के बीच समायोजन का कार्य करता है और ये वास्तविक होता है। जो हमारा 10% होता है चेतन मन, जो जैसे कि अभी हम बोल पा रहे हैं तो ये हमारा चेतन मन एक्टिव है, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जो भी बुराई है वो उसके लिए इड प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर सुपर ईगो की बात करें तो ये अवचेतन मन है, ये नैतिक पक्ष का एक भाग है, ये आदर्शों से निर्मित है, ये आदर्शों से निर्मित अवचेतन मन है। सुपर ईगो को कह सकते हैं कि ये आदर्शों से निर्मित अवचेतन मन है। चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्य इसमें सन्निहित होते हैं और इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इड है इसमें हमें किसी का डर नहीं होता है। जो हमारा ईगो है इस पे हमारा चेतन मन का वो प्रतिनिधित्व करता है, इस पे हमारा चेतन मन का प्रतिनिधित्व होता है और ये वास्तविक होता है। अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो ये नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब सोचिए फ्रेंड, हाँ नैतिकता हमारे अंदर होती है, लेकिन क्या हम हमेशा ही नैतिक होते हैं? तो अगर इसका उत्तर सच में तलाशें तो हम कहेंगे नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं डर होता है। वो डर हो सकता है धर्म का, वो डर हो सकता है न्यायालय का, वो डर हो सकता है हमारे पेरेंट्स का। तो ये जो सुपर ईगो है जिसपे डर प्रभावी है, ये आदर्शों से निर्मित है। ये जो अब अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप आगे और हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। आप देखिएगा, अगर इड में एक विचार आया कि हमको एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, अब इड कह रहा है कि हमको एरोप्लेन चाहिए और जेब में हमारे 5 रुपया नहीं है, तो ईगो बताएगा अरे भाई एरोप्लेन कैसे मिलेगा जब हमारे जेब में 5 रुपया नहीं है। और अगर सुपर ईगो की बात करें तो ये इस पे हंसेगा, ठीक है। अगर अभी एक और बात करें, छोटा सा एग्जांपल ले लें या सामाजिक जो भी है, अगर मान लीजिए 17-18 साल का कोई भी किशोर है तो उसके दिमाग में आएगा अब लव अफेयर हुआ, घर छोड़ के भाग चलते हैं, तो ये क्या है? ये इड वाली इच्छा है, मतलब तुरंत मेरे दिमाग में जो आया वो हम कर डालेंगे। ईगो बता रहा है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सुपर ईगो क्या बता रहा है? ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पिता से हमको मार पड़ने वाली है, समाज के लोग हमको क्या कहेंगे, हम बहुत बुरे बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो एग्जाम्पल है इससे आप समझ सकते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो हमारा
ईड चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ईगो चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, सुपर ईगो अब चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स ये राक्षसी प्रवृत्ति इसको कह सकते हैं। मतलब ये जो ईड है इसमें हमारा, अगर फ्रायड को सुने तो फ्रायड कहता था कि अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके ईड का अध्ययन, मतलब ये अचेतन मन का अध्ययन कर लिया जाए तो किसी व्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। फ्रेंड्स ईड, ईगो, सुपर ईगो एक दूसरे से ही विकसित हुए हैं। अगर ईड की बात करें, ईड जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्म से ही प्रवृत्ति होती है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जन्मजात प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है? तो मूल प्रवृत्ति जिसमें संवेग आते हैं, संवेग मूल प्रवृत्ति कहते ही हैं। तो ये ईड जन्मजात प्रवृत्ति है। ईड से विकसित रूप ईगो है, ईगो का ही विकसित रूप सुपर ईगो है। ईड में अभी मैंने आपको बताया कि सभी अतृप्त इच्छाएं, अल्प इच्छाएं, राक्षसी प्रवृत्ति, मार काट, बुराई, जितनी भी बुराई है सब ईड में आते हैं। क्यों? क्योंकि ईड सबसे स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये तुरंत आनंद या सुख की प्राप्ति कर लेना चाहता है। अगर इसको विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अगर ईड का अध्ययन किया जाए, अगर अचेतन मन पे कार्य कर लिया जाए, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये 90% भाग होता है। तो अगर इस ईड का अध्ययन कर लिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर ईड को समझ लिया जाए तो ईड, विद्यार्थियों का ईड अगर समझ लिया जाए यानी इदम को समझ लिया जाए तो उनका कंसंट्रेशन बन सकता है, इसीलिए इसको विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त माना गया है। अब ईड का ही विकसित रूप है ईगो। ईगो क्या करेगा? ईगो सोच विचार करके कार्य करेगा, ये विवेकपूर्ण निर्णय करेगा, इसीलिए इसको मानवीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करेगा। अब अगला सुपर ईगो, ये ईगो से ही विकसित रूप है सुपर ईगो। ये नैतिकता पर आधारित है। सुपर ईगो ईगो का वह अंश है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। फ्रेंड्स जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा उसका निरीक्षण करती है, हमने सही किया है या नहीं, हमने वास्तव में सही किया है कि नहीं, क्या हम कोई कार्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कर रहे हैं या फिर हम दूसरों के बारे में भी सोच पा रहे हैं। जहां हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं वो प्रभावित होता है फ्रेंड्स हमारे सुपर ईगो से। जब हम समाज के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, माता पिता परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोच पाते हैं, ये सारी प्रवृत्ति सुपर ईगो से प्रभावित होती है। फ्रेंड्स जब हम एक्स्ट्रा स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, अपने आगे दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो इच्छा हमारी इदम यानी ईड से प्रभावित होती है। अगर हम देखा जाए तो ईड को कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसों वाला प्रवृत्ति, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ईगो को कह सकते हैं मानवीय प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में समायोजन का कार्य करता है, ये वास्तविकता के नियम पे कार्य करता है, इसीलिए इसको कह सकते हैं मानवीय। और अगर सुपर ईगो को कह सकते हैं तो ये देवत्व प्रवृत्ति आ जाता है, क्योंकि हम इसमें समाज के बारे में, परिवार के बारे में, जगत कल्याण के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन होता है। फ्रेंड्स आपको शायद ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे कि कहाँ कमी रह गई, जहाँ से मैं आपको ये चैप्टर समझा नहीं पाई। और मेरा साइकोलॉजी हालांकि फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, होम साइंस का सारा ही पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो शायद मेरा पढ़ाना ही बेकार होगा। एक बार मैं फिर इसको रिव्यू कर देती हूँ। अगर ईड की बात करें तो ये राक्षसी प्रवृत्ति, मार काट, बुराई। अगर ईगो की बात करें तो ये मानवीय प्रवृत्ति जो उसमें सोच विचार करके निर्णय लिया जाता है। सुपर ईगो की बात करें तो ये नैतिकता से ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें हम दूसरों के बारे में सोच पाते हैं। फ्रायड के दो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनोलैंगिक सिद्धांत, जो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।